नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। YouTube के इतिहास में ये पहली बार है कि आपको कोई कोर्स निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो अपने साथियों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि डीएस एकेडमी का मात्र एक ही लक्ष्य है कि जिसने भी हिंदी शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरा है, किताबों का अभाव है या कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं कहीं पर भी, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि वो भी समय रहते अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए, हम लोग चल रहे थे आदिकाल में। आदिकाल में हम लोगों ने देखा था इससे पहली वीडियो में लौकिक साहित्य हम लोग पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। आदि हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल में रासो साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध, नाथ, सिद्ध, इसके बाद में लौकिक साहित्य में भी काव्य साहित्य, जो लौकिक काव्य था उसको हमने देखा, जो लौकिक गद्य था उसको भी इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। अमीर खुसरो और विद्यापति, इन सबको हम देख चुके हैं। तो इसके बाद में हम बात करेंगे जो अपभ्रंश साहित्य था आदिकालीन, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे अपभ्रंश कैसे कैसे है। तो अपभ्रंश का विकास तो आपको पता ही होगा, जैसे है कि संस्कृत के पहली वीडियो में हमने बताया था, संस्कृत, फिर पाली। संस्कृत में भी पहले वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ठीक है, पुरानी हिंदी। तो इस तरीके से इनका विकास चला है। भाषा विज्ञान में जब होंगे तब चर्चा करेंगे, अभी जितना है उतना हम लोग देखेंगे। कई कमेंट थी कि आप बीच में तो नहीं छोड़ देंगे, एक दो कॉल आई थी आज, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए, हम आपको बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर कोई यूं ही कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो दूसरी बात है, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना कीजिए कि आपने हम पे विश्वास किया है। तो आप जितना हम पे विश्वास कर रहे हैं, हम भी उससे बेहतर आपको दे रहे हैं। जितना आपका सहयोग हमें मिल रहा है, हम उतना ही, उससे ज्यादा हम आपको दे रहे हैं। तथ्यों को इतनी नवीनता के साथ में आपको दिया जा रहा है कि परीक्षा में जहां से अभी तक आपने आदिकाल को पढ़ा है, हम देखते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, अपने जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, हम उसमें खुद देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम 1 साल से पढ़ रहे थे, उसके बाद भी नवीन प्रश्न है। प्रश्न कहाँ से है? डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से, बच्चन सिंह के इतिहास से, शुक्ल जी के इतिहास से, जो प्रामाणिक जहां से प्रश्न बनते हैं वहीं से हम भी प्रश्न बना के आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप हमारे साथ लग के चलिए तो सही, मंजिल ना मिले तो कहना, ठीक है। तो अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हैं, हम भी आपको जितना हमसे हो पा रहा है, देखिए उतना हम दे रहे हैं। आपकी किसी दिन कभी कोई घटना हो जाती है या कोई समस्या ज्यादा बड़ी हो जाती है, तभी क्लास नहीं अपलोड होती है, वरना क्लासेस तो आपकी डेली मिल ही रही हैं। आपने जिस दिन से हमारे डीएस एकेडमी को ज्वाइन किया है, आप अपने परिवार का सदस्य बने हैं डीएस एकेडमी के, आप देखते चले आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना सोचिए थोड़ा, और अपना प्यार और स्नेह थोड़ा सा और बढ़ाइए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी एक तरीके से, कहते हैं ना कि जब गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है, तो मेरा पेट्रोल है कि आप जितना मुझे फीडबैक देंगे, ठीक है, और पॉजिटिव आप मुझे फीडबैक दीजिए, मैं तो आपको पॉजिटिव दे ही रही हूँ। क्योंकि जब आप अगर आप हमारे साथ चल के पर्टिकुलर एक नोट्स तैयार, आप एक तथ्यों का संकलन एक जगह कर लेते हैं, तब आप देखिएगा जब आप कोई भी परीक्षा देकर निकलेंगे, तब आप खुद हमें फोन करके कहेंगे कि हमने आपके नोट्स से पढ़ा था और वहां से पेपर फंसा है। हम ज्यादा नहीं कहते हैं, हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं, ठीक है। हमने आपसे कोई वादा झूठा नहीं किया है। अगर हमने क्लास देने की बात की है तो हम क्लास दे रहे हैं, आपको पर्टिकुलर दे रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आदिकालीन जो आपका अपभ्रंश साहित्य है, इसमें किन किन रचनाकारों ने या कवियों ने रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं की विशेषताएं क्या है, इन सब तथ्यों पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपभ्रंश साहित्य, आदिकाल में जो अपभ्रंश साहित्य था। आदिकालीन हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। तो इससे पहले क्या था, आदिकाल में संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी साहित्य के समानांतर, जैसे कि हम देख रहे थे विशल देवरासो या बाकी की जो और रचनाएं थी,
जैसे अभी विद्यापति वगैरह को भी देखा है, अब हट्ट में भी। तो यहाँ पर ही साथ में क्या था कि संस्कृत और अपभ्रंश भी साथ ही साथ चल रहा था। जब हम संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे भास कालिदास को भी, तो यहाँ पर भी जो है आपका संस्कृत और अपभ्रंश चल रहा था। आगे बात कर लेते हैं, यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है आचार्य शुक्ल जी से। ये तो सीधा सीधा देखिए कोटेशन ही बन जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करके चलिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना है। ये प्रश्न, ये कोटेशन जो परिभाषा है 3 से 4 बार नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी में बन चुकी है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसकी अंतिम अवस्था से माना जाता है? प्राकृत, पाली, संस्कृत। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था, और प्राकृत की अंतिम अवस्था क्या थी? वो थी आपकी अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य, क्योंकि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत के बाद में क्या आएगा? अपभ्रंश आएगा। जैसे बता दें थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको, पहले आएगा आपका संस्कृत, संस्कृत में भी पहले वैदिक आएगा, जहां से वेद लिखे गए हैं। वैदिक के बाद में संस्कृत, संस्कृत के बाद में वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत, आप संस्कृत खुद लिखिएगा। संस्कृत के बाद में फिर इसके बाद में आएगा पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट कह सकते हैं यहाँ पे, अवहट्ट, फिर है पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी से ही हिंदी हुई है। तो ये एक क्रम चलता है। ठीक है, अब सीधे सीधे हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे आके पाली बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। ठीक है, मतलब संस्कृत का यहाँ पे बिल्कुल लोप हो गया था, या यहाँ पे आके पाली बिल्कुल लोप हो गई थी, या अपभ्रंश में आके प्राकृत एकदम लुप्त हो गई थी, ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा है वो समानांतर चलती रहती है, लेकिन कहीं पे आके उसकी अधिकता हो जाती है और कहीं पे जाके वो कम हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आदिकाल में भी ब्रजभाषा आपको देखने को मिल रही है कुछ कुछ पदों में। ठीक है, अधिकता जो मिलेगी आपको सूरदास के पदों में मिलेगी, उससे भी अगर आप अधिकता में जाएंगे आपको रीतिकाल पूरा मिलेगा, रीतिकाल में भी मिलेंगे। रीतिकाल के बाद जब आप भारतेंदु युग में प्रवेश करेंगे आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में भारतेंदु युग में रचनाएं, जो कविताएं हैं वो लिखी गई हैं, खड़ी बोली में भी लिखी गई हैं। लेकिन द्विवेदी युग में जब आप पहुंचेंगे तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली का वर्चस्व ज्यादा हो गया था, वहां पे ब्रज भाषा नगण्य हो गई थी। कहने को तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही तक ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी समय सीमा में, एक ही समय सीमा में बंध जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपभ्रंश साहित्य की। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव माना है वो प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृत की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, कौन सी अवस्था? तो जो अंतिम अवस्था थी, यानी कि लास्ट स्टेज जो थी, उससे अपभ्रंश साहित्य, उसकी अवस्था जो अपभ्रंश साहित्य से माना है। बात कर लेते हैं पहले ही पेज पे शुक्ल जी के, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो वहां पे पहले ही पेज पे ये कथन दिया हुआ है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ है? तो उल्लेख बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है कहां पे? तो बल्लवी के राजा जो धारसेन द्वितीय थे उनके शिलालेख में मिलता है। और पहले जो आप सभी जानते हैं स्तंभ, शिलालेख, गुहालेख, इन्हीं पर ही तथ्य संकलित रहते थे। बात कर लेते हैं डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने की संभावना है, अभी तक बना नहीं है लेकिन हमारी दृष्टि है कि प्रश्न बनेगा आने वाली परीक्षाओं में। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तथ्यों को बता दें आपको, आप भी पढ़ते हुए तथ्यों को कोरिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आया है स्वर्णकाल, स्वर्णकाल आप याद करिए, भक्ति काल को स्वर्णकाल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। बात कर लें श्याम सुंदर दास जी की,
श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए कहते हैं कोरिलेट कीजिए शब्दों से, आगे या पीछे के शब्दों से। तो स्वर्ण काल गिरियार्सन जी ने कहा है, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है। अब बात आती है यहाँ पे अपभ्रंश भाषा को, या 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत को, 7वीं से 11वीं शती का जो अंत है, इसको अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी तक भक्ति काल पे बात चल रही थी। अब एक्सपर्ट सोचेगा, एग्जामिनर सोचेगा कि सब बच्चों को याद हो गया है, स्वर्ण काल किसने कहा है, स्वर्ण युग किसने गया। अब चलो घुमाएं थोड़ा सा, वहीं पे उठा के रख देगा कि हरदेव बहारी ने मतलब किसने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। अब हम तो सोचेंगे भाई श्याम सुंदर दास भी पढ़ रखा था, गिरियार्सन जी भी पढ़ रखे थे, विकल्प में तो दोनों हैं, अब लगाएं किसको? हरदेव बहारी जी भी बैठे हैं पहले पे या चौथे पे जाके, अब सोच में पड़ गए। अब जिन्होंने पढ़ लिया वो हरदेव बहारी जी लगा देंगे, एक क्वेश्चन पक्का। और जब देखिए यकीन मानिए, जब सिलेक्शन रुकता है तो एक एक नंबर से रुकता है, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन कटता है। तो इसीलिए जितना हम तथ्यों को पढ़ा रहे हैं आप समझ के पढ़िए। तो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा कि हरदेव बहारी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत जो अपभ्रंश का काल था उसको स्वर्ण काल माना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है इसमें 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुक्तक या क्या कहते हैं खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है, प्रबंध, मुक्तक काव्य। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। पहला दोहा बंध, यानी कि एक तरीके से बंध का मतलब है यहाँ पे छंद। दोहा बंध, पद्धड़िया बंध, और इसके बाद है तीसरा गे पद बंध। तो ये 3 प्रकार के बंध हैं, यानी कि एक तरीके से माना जाए तो छंद आप कह सकते हो इसको। बात कर लेते हैं अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित काव्य, अपभ्रंश भाषा में जो चरित काव्य लिखे गए हैं, चरित काव्य का मतलब आप समझ गए होंगे, जो जीवनी परक काव्य होते हैं, जिनमें किसी के चरित्र का वर्णन किया जाए, राम हो, कृष्ण हो या कोई भी हो, तो उसके जीवन चरित का जब वर्णन किया जाता है या जीवनी परक जो उसका वर्णन किया जाता है, उसको चरित काव्य बोलते हैं। तो अपभ्रंश का चरित काव्य जो है, जो जीवनी परक काव्य है, वो किस छंद में लिखा गया है? तो पद्धड़िया बंध में। या किस बंध में लिखा गया है? पद्धड़िया बंध में मिलता है। पद्धड़िया 16 मात्राओं का छंद है। जो पद्धड़िया बंध है वो कितनी मात्राओं का है? 16 मात्राओं का। 16 मात्राओं की एक और है चौपाई। ठीक है, तो इसमें 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। 8-8 जैसे 8 पंक्तियां हो गई ऊपर की, फिर नीचे की 8 है, तो इनके बीच में एक धत्ता दिया जाएगा। एक तरीके से मान के चलिए जैसे कि चौपाइयों के बीच में दोहा रखा जाता है या दोहों के बीच में चौपाई रखी जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं जिसे कड़वक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोहा या चौपाई नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे? जो 8-8 पद्धड़ियों के बीच में जो रखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे कड़वक कहेंगे। स्पष्ट हुआ होगा ऑफ कोर्स। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए तथ्यों का ये नहीं है कि आप बहुत फास्ट पढ़िए, हम नहीं कहते कि आप फास्ट पढ़िए, हम कहते हैं कि शनि शनि पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। और देखिए तथ्य आपके कैसे याद नहीं होते, कैसे आप भूलेंगे तथ्यों को। बात कर लेते हैं अगले, जो इंदु। जो इंदु या योगेंद्र, समय 6ठी शताब्दी। भ्रमित नहीं होना है, समय यही है। इनसे दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। इनसे दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। बात कर लेते हैं
अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत, अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत, अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत इनकी रचनाओं में मिलती है। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत इनकी रचनाओं से मानी जाती है। इसके बाद में आगे देखते हैं रचनाएं। पहली है परमात्म प्रकाश, और दूसरी है योगसार। इनकी रचनाओं के विषय में अंदर से नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं जोइंदू या योगींद्र, दोनों इन्हीं के नाम हैं, अपभ्रंश के कवि हैं। लिख लीजिए, ये अपभ्रंश के कवि हैं। ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। वैसे जैन भी हैं। तो जोइंदू या योगेंद्र, इनका जो समय है 6वीं शताब्दी माना जाता है। इसी के साथ में बात कर ले, इनसे दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। हिंदी में दोहा छंद का आरंभ किससे माना जाता है? तो जोइंदू से माना जाता है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत इनकी रचनाओं से मानी जाती है। अपभ्रंश में दोहों की शुरुआत किस रचनाकार से मानी जाती है? तो आपके जोइंदू या योगींद्र हैं। रचनाओं की बात कर लेते हैं। दो ही रचनाएं हैं, एक परमात्म प्रकाश, दूसरी योगसार। ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। यहां से दो ही प्रश्न बनेंगे। एक तो योगसार परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जोइंदू की। कई बार प्रश्न बना है, सीधा सीधा होगा जोइंदू किस भाषा के कवि हैं? अपभ्रंश के हैं। देखिए यहां पे प्रश्न ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश भाषा का कवि नहीं है, इसीलिए हम तथ्यों को रखेंगे आपके सामने, आगे भी लास्ट में समरी बनवाएंगे। और जोइंदू का समय क्या है? 6वीं शताब्दी। ठीक है। और इनसे किसकी शुरुआत मानी जाती है? अपभ्रंश में दोहे की, या मूलतः दोहे की शुरुआत किससे मानी जाती है? जोइंदू से। इतना ही इनके लिए महत्वपूर्ण है। इन जोइंदू से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं स्वयंभू जी की। स्वयंभू 783 ईस्वी, और वैसे अगर देखें तो 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी जो है इनका समय माना जाएगा। बात कर लेते हैं इन्हें जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। किसको? स्वयंभू को। इन्होंने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। देश भाषा कहा है, यानी कि अपभ्रंश को स्वयंभू ने क्या कहा है? तो ये होगा आपका देश भाषा। बात कर लेते हैं, ये अपभ्रंश डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, यह माना है
एक ही बात है। बात कर लेते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ही है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। यह भी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बना है। बात कर लेते हैं, स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। कुकवि कहा है। बात कर लेते हैं, भोला शंकर व्यास ने डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा है। ये था। बात कर लेते हैं रचनाएं। रचनाओं में बात करें, पहली है पौंचरियो। दूसरी है पद्मचरित या पद्मचरित। बात कर लेते हैं ऋक्षणेमी चरियो। इसका देखा जाए तो अरिष्टनेमी भी इसको कहते हैं। अरिष्टनेमी चरियो। बात कर ले पंचमी चरियो। इसके बाद में 4th नंबर पे है स्वयंभू छंद। तो देखिए, बात करते हैं अपभ्रंश के जो चर्चित कवि हैं स्वयंभू की। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है, और अगर वैसे बात करेंगे तो 783 ईस्वी माना गया है। इन्हें जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। हालांकि जोइंदू 6ठी शताब्दी में थे, लेकिन उसके बाद भी स्वयंभू को माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो काव्यगत वैशिष्ट्य होता है उसके आधार पर भी माना जाता है। तो स्वयंभू के इनके काव्यगत वैशिष्ट्य के आधार पर ही जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना गया है। इसके बाद में इन्होंने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। इनकी जो भाषा थी अपभ्रंश भाषा थी, और इन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा है? देश भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो देश भाषा कह के अपभ्रंश को पुकारा है स्वयंभू ने। बात कर लेते हैं, डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यह भी कथन है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। हिंदी के किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को। बात कर लेते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये हम पढ़ चुके थे, स्वयंभू को माना है। स्वयंभू ने स्वयं को क्या कहा है? तो स्वयंभू जी ने स्वयं को कुकवि कहा है, यानी कि बेकार कवि, अच्छा कवि नहीं कहा है। इन्होंने अपने आप को कुकवि कहा है, यानी कि बुरा कवि। बात कर लेते हैं, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें यानी कि स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा है। महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी हमने देखा था अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने।
अब बात आ रही है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने क्या कहा है अपभ्रंश का कालिदास। दोनों तथ्य अपने में अलग अलग हैं और दोनों ही तथ्य परीक्षा में घुमाने वाले भी हैं, क्योंकि जब हम दोनों को अच्छे से याद नहीं करे रहेंगे तो वे अन्यत्र कंफ्यूजन होगा। तो भोला शंकर व्यास ने कालिदास कहा है अपभ्रंश का, भयाणी ने वाल्मीकि कहा है। ठीक है, रचनाओं में बात कर लेते हैं। रचनाओं में पहली रचना है पौंचर्यु। पौंचर्यु के विषय में ये इनकी इसके अन्य नाम है पद्यचरित या पद्मचरित। पद्मचर्यु भी इसको कह देते हैं, चरित भी कह देते हैं। चरित हमने बताया था कि जो पद्यड़िया होता है उसमें ये चरित काव्य लिखे जाते हैं। दूसरी रचना है रिठनेमी चर्यु या अरिष्टनेमी चर्यु। ठीक है, अगली रचना है पंचमी चर्यु। इसके बाद है स्वयंभू छंद। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं स्वयंभू की। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रचनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं पौंचर्यु। पौंचर्यु या पद्यचर्यु। ठीक है, इसके विषय में है, इसमें राम का, इस रचना में राम का जीवन चरित विस्तार से वर्णित है या वर्णित किया गया है। इसमें राम को अंत में मुनींद्र से, मुनींद्र यानी कि गुरु, मुनींद्र से उपदेश के बाद, मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के, जैन आदर्शों के अनुकूल, के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए, प्राप्त करते हुए, करते हुए दिखाया गया है, करते हुए दिखाया गया है। बात कर लेते हैं, यह 5 कांडों में विभक्त है। यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। यह एक प्रबंधात्मक, यह एक प्रबंध काव्य लिखिए। यह एक प्रबंध काव्य है। इस काव्य में 5 कांड यानी कि अध्याय, 5 कांड हैं। इसमें कुल 90 संधियां हैं, जिनमें से 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा था तथा 7 संधियां
स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन, त्रिभुवन नाम था स्वयंभू के पुत्र का, तो त्रिभुवन ने पूरी की थी, त्रिभुवन ने लिखी थी। स्वयंभू का यह एक अपूर्ण ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसे अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। इसे अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। डॉक्टर भयाणी ने, मानेंगे नहीं, कहेंगे जरूर, डॉक्टर भयाणी ने इसे अपभ्रंश का रामायण काव्य कहा है। तो ये थी आपकी स्वयंभू की रचना पौंचर्यो। पौंचर्यो सीधा सीधा है या पदचर्यो, ये जो रचना है स्वयंभू की है और इस रचना में राम का जीवन चरित्र विस्तार से वर्णित है। स्वयंभू ने अपनी किस रचना में राम का वर्णन किया है, तो ये है पौंचर्यो या पद्मचर्यो। ठीक है, पद्मचर्यो यानी कि पादिका, पादुका जो होती है पैरों की, तो ये है। इसमें किसका वर्णन है, तो राम का जो जीवन, संपूर्ण जीवन है, एक तरीके से जैसे वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि रामायण भी है, या तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें भी कहीं ना कहीं आधार ग्रंथों के रूप में इनका प्रयोग भी हुआ है। तो सबसे पहले जो राम का वर्णन हिंदी की रचनाओं में मिला है वो पौंचर्यो में मिला है। ठीक है, पौंचर्यो स्वयंभू की रचना है, इसमें राम का जीवन चरित्र वर्णन जो है वो विस्तार से है। ठीक है, जैसे कि लंका कांड है, इसका वर्णन इस रचना में नहीं किया है स्वयंभू जी ने। बात कर लेते हैं, इसमें राम को अंत में मुनींद्र यहाँ पे एक तरीके से गुरु को माना गया है। जो मुनींद्र है वो गुरु हैं, मुनि इंद्र। ठीक है, तो मुनींद्र यानी कि गुरु से उपदेश के बाद, तो देखिए उपदेश कौन देता है, गुरु ही दे देंगे आपको, जो भी जैन तीर्थंकर होंगे, क्योंकि ये जैन थे, तो जो जैन तीर्थंकर होते हैं एक तरीके से, तो उन्होंने ही इनको उपदेश दिया था। उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल, तो स्वयंभू जी ने क्या किया कि ये नहीं, क्षमा कीजिए, इसमें जो है राम की बात हो रही है। इसमें राम को अंत में, जो इसके जो नायक हैं राम पौंचर्यो के, तो इसमें क्या होता है कि जो नायक राम हैं उनको अंत में दिखाते हैं किससे, जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो दीक्षा दी जाती है, तो देखिए हमने शुरू में ही आपको कई वीडियो में बताया है, कई तथ्यों में बताया है कि हर जगह राम का, कृष्ण का, इन सब का वर्णन मिलेगा आपको रचनाओं में, जैनों में भी मिलेगा, बौद्धों में भी मिलेगा, लेकिन उनमें क्या है कि वो अपने अनुसार, जो उनके अपने अनुयायी होते हैं उनके नामकरण पे इनका नाम रख लेते हैं। देखिए कैसे, इसमें राम को अंत में क्या होता है कि पूरी रामायण जब समाप्त हो जाती है तो उसमें अंत में क्या दिखाया गया है कि जो राम है ये मुनींद्र से उपदेश लेते हैं, मुनींद्र के पास जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, उपदेश लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उपदेश के बाद में जैन आदर्शों के अनुकूल
निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। यानी कि जो जो जैनों के जैन तीर्थंकरों के या जैनों के जो अपने अपने नियम होते हैं, उनके अनुकूल क्या होता है कि राम उनमें ढल जाते हैं और ढलने के बाद में निर्वाण प्राप्त करते हैं। यानी कि जो ज्ञान है उसको प्राप्त करते हुए इसमें दिखाया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस रचना में राम को क्या कहते हैं आपके उसमें दिखाया गया है, अंत में जैनों में दीक्षित होते हुए दिखाया गया है। तो ये रहेगा आपका स्वयंभू की रचना है पौमचर्यो। आगे बात कर लेते हैं पौमचर्यो कैसी रचना है। तो यह एक प्रबंध काव्य है। जो पौमचर्यो है ये प्रबंध काव्य है। इसमें कितने खंड है या कांड है? तो इसमें 5 कांड है। जैसे कि रामचरितमानस में आपको 7 कांड देखने को मिलेंगे, तो इसमें 5 कांड है, या जो 5 कांड है उनको अध्याय कहा गया है। इसमें क्या था, पौमचर्यो में कुल जो है टोटल 90 संधियां थी। 90 संधियों के बाद में क्या हुआ था कि जब स्वयंभू इसको लिख रहे थे तो 83 संधियां ही वो लिख पाए थे। उनकी डेथ हो गई थी या किसी कारणवश वो जो ये ग्रंथ था पौमचर्यो ये अपूर्ण रह गया था। अपूर्ण रहने के बाद में 83 संधियां लिखने के बाद 7 संधियां इनके जो पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने लिखकर पौमचर्यो को पूरा किया था। ठीक है, स्वयंभू का यह एक अपूर्ण ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। तो जो स्वयंभू का ग्रंथ अपूर्ण कौन सा है? पौमचर्यो है। ठीक है, किसने पूरा किया था? त्रिभुवन ने। आगे बात कर लेते हैं, इसे अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। हिंदी में अपभ्रंश का आदि काव्य किस रचना को माना जाता है? तो वो है आपकी पौमचर्यो स्वयंभू की। इसी के साथ में बात करते हैं डॉक्टर भयाणी की। तो डॉक्टर भयाणी ने इसे अपभ्रंश का रामायण काव्य कहा है। डॉक्टर भयाणी ने किस रचना को अपभ्रंश का रामायण काव्य कहा है? तो ये है आपकी पौमचर्यो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 रचनाएं और हैं, क्लियर करते हैं। चलिए, पौमचर्यो से जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं ऋट्ठनेमी चर्यो। ऋट्ठनेमी चर्यो या इसी को कहते हैं अरिष्टनेमी चरित। अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण ये एक ही रचना के नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसमें इस रचना में कृष्ण गाथा का वर्णन, इस रचना में कृष्ण गाथा का वर्णन अरिष्टनेमी के रूप में, अरिष्टनेमी जो जैनों में तीर्थंकर हैं, तो अरिष्टनेमी के रूप में किया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद, इसमें अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। इसमें अपभ्रंश के छंदों की विस्तृत विवेचना की गई है। विवेचना की गई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं पंचमी चर्यो। पंचमी चर्यो ना, इसमें इस रचना में नाग कुमार के
चरित नाग कुमार के जीवन चरित का वर्णन है। अब देखिए, बात करते हैं ऋष्ठनेमि चर्यु। ऋष्ठनेमि चर्यु इसी का दूसरा नाम है अरिष्टनेमि चरित, और इसी को हरिवंश पुराण कहा गया है। हरिवंश पुराण आपको पता है कृष्ण से संबंधित है आपका। और अरिष्टनेमि चर्यु जो अरिष्ट थे, अरिष्टनेमि जो थे, ये जैन तीर्थंकरों में आते हैं। और ऋष्ठनेमि चर्यु मूल नाम जो है ऋष्ठनेमि चर्यु है, इसी को अरिष्टनेमि चर्यु भी कहा गया है और इसी को हरिवंश पुराण भी कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, सीधा सीधा प्रश्न देगा, स्वयंभू की रचना नहीं है, वहां पे हरिवंश पुराण भी रख देंगे। हम लोग सोचेंगे हरिवंश पुराण तो थी ही नहीं स्वयंभू की, और वहीं पे उसको टिक कर देंगे और वो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें तीनों नाम को ध्यान में रखना है। हरिवंश पुराण कृष्ण से संबंधित है। इस रचना में कृष्ण गाथा का, यानी कि कृष्ण की कथा का, और कथा कहां से ली गई है, हरिवंश पुराण से कृष्ण की कथा ली गई है। तो कृष्ण गाथा का वर्णन अरिष्टनेमि के रूप में किया गया है। तो देखिए वहां पे मुनीन्द्र से बाद में दिखाया था, स्वयंभू की जो रचना थी पौमचर्यु में, उसमें दिखाया गया था कि राम बाद में जाके जैन तीर्थंकर जो मुनीन्द्र है उनसे उपदेश लेने के बाद में जैन तीर्थंकर हो जाते हैं। यहां पर क्या किया गया है, वहां पे राम को लिया गया था, यहाँ पे कृष्ण को लिया गया है। राम और कृष्ण को दोनों को आधार बनाया है स्वयंभू जी ने। तो ऋष्ठनेमि चर्यु में क्या किया है कि जो कृष्ण की कथा है उसको अरिष्टनेमि के रूप में वर्णित किया है। जैसे कि कृष्ण को किसके समानांतर रखा है, अरिष्टनेमि को, या अरिष्टनेमि को स्वयंभू ने किसके आधार, किसके प्रति में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे राम भी रहेंगे, कृष्ण भी रहेंगे, और कोई जैन तीर्थंकर और भी रह सकते हैं, या कोई नाथ या सिद्ध भी रह सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण जो है अरिष्टनेमि को, अरिष्टनेमि की जो कथा है, जो अरिष्टनेमि जो पात्र रखे हैं वो कृष्ण की जगह रखे हैं, और जो कृष्ण के जो हरिवंश पुराण से जो उनके आधार लिए गए हैं वो पूरे पूरे अरिष्टनेमि पर लेप दिए गए हैं। यानी कि कृष्ण का जो वर्णन किया है वो कृष्ण का तो वर्णन है, लेकिन वो जो अरिष्टनेमि है उनके ऊपर किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद नाम से प्रतीत हो रहा है, यानी कि छंदात्मक रचना है। इसमें स्वयंभू ने क्या किया है कि अपभ्रंश भाषा के जो छंद हैं उनकी विस्तृत विवेचना इन्होंने की है। जैसे कि हम रीतिकाल में देखेंगे छंद निरूपक रचना, अलंकार निरूपक रचना, तो इस तरह स्वयंभू की जो स्वयंभू छंद है इसमें छंदों की विवेचना की गई है, और किस भाषा के छंद है, अपभ्रंश भाषा के छंदों की विवेचना स्वयंभू ने स्वयंभू छंद रचना में की है। बात कर लेते हैं पंचमी चर्यु। पंचमी चर्यु इस रचना में नाग कुमार के जीवन चरित का वर्णन है। पंचमी चर्यु या नाग कुमार चर्यु, देखिए मैं भूल गई थी, णय कुमार चर्यु, णय कुमार चर्यु, ये दोनों नाम इसी की रचना के हैं। नहीं, णय कुमार चर्यु नहीं होगा, नाग कुमार चर्यु होगा। ये तो आगे चली जाएगी पुष्पदंत में। नाग कुमार चर्यु, चर्यु यानी कि चर्यु का मतलब होता है चरित का वर्णन। ठीक है, तो ये था आपका जो स्वयंभू से संबंधित जो तथ्य थे। इससे आगे प्रश्न नहीं होगा, कोई भी अगर कोई तथ्य रहेगा, कोई परिभाषा रहेगी तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो देखिए थोड़ा अस्वस्थ भी हो इसलिए ज्यादा नहीं कर सकती, इतना ही है। आप आज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो देखिए ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग स्वयंभू तक ही रखते हैं। 2-3 कवि और हैं जो अपभ्रंश भाषा के जो महत्वपूर्ण हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में एक हम दोनों की अलग अलग रचनाओं की समरी बनाएंगे जो अपभ्रंश भाषा से संबंधित रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, और एक जो उनसे संबंधित नहीं है, जो अन्यत्र भाषा की रचनाएं हैं, उनकी समरी बनाएंगे। अगली वीडियोस में कोशिश करेंगे।
तो ठीक है, आज की क्लास जो रहेगी वो यहीं तक रहेगी, स्वयंभू तक ही। थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कवर करके पढ़ो, तथ्यों को एक तरीके से याद करके पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ाते हैं। तो अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखी है तो कोशिश कीजिए, आपके हित की बात होगी तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और अगर आपको थोड़ा-सा अपना इसमें हमें देना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको शेयर करने का कोई चार्ज लग रहा है, ना आपको लाइक करने का कोई चार्ज लग रहा है, ना ही आपको कमेंट करने का कोई चार्ज लग रहा है। और जितने भी कैंडिडेट हैं बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी जैसे ही वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगी। ठीक है? आप सबसे पहले देखिए, सबसे अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, जैसे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं आप उस माध्यम से अपनी तैयारी कीजिए। तो ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी हमें पीडीएफ के लिए या हिंदी साहित्य के नोट्स के लिए कमेंट ना करे, ना हमें फ़ोन करे, ना पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करे। ठीक है? जब हम विधिवत आपको दे रहे हैं, आप अपने से नोट्स बनाइए। ठीक है? पीडीएफ के चक्करों में आप पढ़ते ही क्यों हो? ठीक है? तो कोशिश कीजिए, आप हाथ से जब एक बार लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो तथ्य और याद होंगे। तो ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए रचनाकारों के साथ में ही जो अपभ्रंश भाषा के हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।